स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अगले पार्ट के बारे में। सीडीपी रिलेटेड जितने कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के स्टार्टिंग बेसिक्स के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था ऑपरेंट कंडीशनिंग था, बीएफ स्किनर ने दिया था। इन्होंने दो बेसिस बताए थे, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। दोनों के दो दो टाइप होते थे। रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप का होता था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे ही पनिशमेंट भी दो टाइप का होता था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन उन्होंने ये स्ट्रिक्टली बता रखा था कि पनिशमेंट का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, ये हमेशा ही नेगेटिव प्रभाव डालता है। पर कहीं कहीं पे आज भी यूज किया जाता है ये पनिशमेंट वाला पार्ट। उनका सबसे ज्यादा काम रीइंफोर्समेंट पे है, जिसमें उन्होंने बताया कि रीइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है, जिससे बिहेवियर में इंक्रीज होता है। जो नया चीज हम सिखाना चाहते हैं उस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है रीइंफोर्स करना, जहां पे हम कोई भी स्टिमुलस देते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है, फिर उसमें रीइंफोर्स कोई चीज करके और फिर से स्टिमुलस देते हैं, और तब वापस से हमें एक डिजायरेबल यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स हमें मिलता है। पनिशमेंट में हमने पॉजिटिव पनिशमेंट थोड़ा ये सही था, जिसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे अनडिजायरेबल बिहेवियर को घटाने के लिए कुछ अनफेवरेबल आउटकम दिया जाता था। मतलब कि जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये कुत्ता है, ये जूते को काट रहा है, तो इस जूते को काटने के लिए उसको यहाँ पे उसका जो ओनर है ये उसको बोल रहा है, तो एक गलत बात है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, उसका अनफेवरेबल आउटकम ना आए इसके लिए इसको डांट रहे हैं, ताकि वो बार बार जूता वैसे ही किसी का भी खराब ना करे। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि हम स्टिमुलस रीइंफोर्स करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक बिहेवियर यहाँ जनरेट हो सके। कुत्ते को अगर आप हड्डी दिखाइएगा तो कुत्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित होगा, तो ये एक रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और इसके लिए, इस हड्डी के लिए अगर आप इसको शांति से बैठने के लिए बोलिएगा तो ये बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम करता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें जो बिहेवियर होता है इसका कोई नेगेटिव आउटकम ना आए इसके लिए वो reinforcement दिया जाता है। strengthen a behavior that avoids or remove a negative outcome। likewise कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक लेडी है जो सन बात कर रही है। सन बेदिंग के टाइम पे अगर हम इसी तरीके से पड़े हुए हैं तो क्या होगा, शरीर में पूरे सनबर्न हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पे उसका एक कोई क्रीम है, उसने इसको अप्लाई किया और अब सनबर्न नहीं होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर वो डायरेक्टली इसी तरीके से सन बेदिंग करती होती तो उसके स्किन में बर्न हो जाता। तो नेगेटिव आउटकम ना आए इसके लिए एक बिहेवियर अपनाया गया है, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये जितनी भी सारी चीजें थी ये सब हमने लेक्चर नंबर 25 के पार्ट 1 में, यानी इससे ठीक एक पिछला लेक्चर कंप्लीट किया है। जाइए उसको भी देखिए, वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर है जो डिजायरेबल इवेंट या स्टेट को, मतलब कि हमने कोई एक अच्छी चीज अपनाई है, उसकी वजह से हमें उसका रिवॉर्ड कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। लेट्स से कि ये कोई बच्चा है या फिर कोई पर्सन है जिसने कि 10 रुपए कमाए। अब उस 10 रुपए को उसको बाद में पता चला कि इस 10 रुपए का जो हमने कमाया है, जो कमाई की है, वो इस वजह से की है क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइप का काम किया था, इसी वजह से हमें मिला है। तो पर्टिकुलर जो काम किया गया था उसकी वजह से मिलने वाला जो वो पेमेंट कहिए या फिर यहाँ पे जो टोकन अमाउंट है, जो मनी यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या काम करेगा, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्सर। ये इसको रीइंफोर्स करेगा कि ये वैसे ही काम दोबारा करे, अच्छे से करे, राइट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि कुछ ऐसा इवेंट है जो कि अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल है, जैसे कि सनबर्न वाला केस था, अनडिजायरेबल है। यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है, अनडिजायरेबल है। लेकिन ये पता है कि एस्पिरिन जो है अगर अब खा लिया जाए तो उस सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी सिर दर्द होगा या नेक्स्ट टाइम कभी भी सनबर्न होगा तो हमें पता है हमें क्या करना है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव रीइंफोर्सर है, कुछ ऐसी चीज है जो अनडिजायरेबल है, जिसके लिए एक बिहेवियर अपनाया गया है या उसको खत्म किया गया है, या हम वैसे काम नहीं करेंगे जिससे सिर में दर्द हो, या सन बेदिंग नहीं करेंगे डायरेक्टली।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे किसी काम के एवज में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमें मिल रहा है कोई एक टोकन अमाउंट और रीइंफोर्सर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनडिजायरेबल चीज है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ अनडिजायरेबल है जिसके लिए एक बिहेवियर या तो एंड हो रहा है या फिर बिहेवियर शुरू हो रहा है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल इवेंट और स्टेट और अमाउंट और एनीथिंग इज बीइंग डन। बोथ आर गुड इन देयर ओन वे, दोनों ही अच्छे हैं, अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होते हैं और हर जगह पे पॉजिटिव काम नहीं आता, हर जगह पे नेगेटिव काम नहीं आता। दोनों की अपनी अपनी स्थान है, दोनों का अपना अपना काम है और दोनों ही अच्छे हैं। नाउ उन्होंने रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया कि रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो स्किनर ने शेड्यूल बताया, यानी कि कब कब रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितने अमाउंट तक होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हमारे पास है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। एज नेम सजेस्ट कि कंटिन्यूअस है, यानी निरंतर चलते रह रहा है। कभी भी कुछ अच्छी चीज हो रही है तो उसके लिए रीइंफोर्सर दिया जा रहा है कि सवाल पूछा टीचर ने, जितनी बार सवाल पूछा बच्चे ने जवाब दिया, तो बच्चे ने सही जवाब दिया तो उसको रीइंफोर्समेंट के रूप में कुछ ना कुछ शाबाशी मिल रही है या चॉकलेट मिल रहा है या एक पेन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। तो हर टाइम पे जितनी बार भी अच्छा बिहेवियर या कुछ भी चीज अच्छी चीज शो की गई है बच्चे द्वारा, स्टूडेंट द्वारा, या फिर जिसको हमें सिखाना है कोई नया चीज, नया बिहेवियर, तो उसने जितनी बार वो चीज की है उतनी बार उसको रीइंफोर्समेंट मिला है। ये बहुत अच्छा काम करता है उस समय के लिए जब कोई एक अच्छा बिहेवियर स्टार्ट करना हो। एक पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन लॉन्ग रन में जब ये बिहेवियर स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बिहेवियर का फ्लरिश करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उस बिहेवियर को सीखना था। तो उस बिहेवियर को सीखने के लिए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज ये जो रीइंफोर्समेंट है ना जिसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, ये लोगों को, लर्नर्स को, या जो भी पर्सन है जिसके ऊपर रीइंफोर्सर दिया जा रहा है उसको ग्रीडी बना देता है, लालची बना देता है कि जब जब उसको मिलेगा रीइंफोर्सर तभी तभी वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन बैक टू स्क्वायर वन, हम फिर से जहां से शुरू किया था वहीं से चले, वहीं से वापस आके रुक गए। बिकॉज पहले हमने क्या किया था, रीइंफोर्समेंट दिया था ताकि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर शुरू हो सके, लेकिन अब वो बिहेवियर शो ही तब हो रहा है जब रीइंफोर्सर आ रहा है। इसके बहुत सारे टाइप नहीं है। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट इज सिंपल कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, जब भी अच्छा बिहेवियर हो रहा है तब रिवॉर्ड दे दिया जा रहा है। अब पार्शियल के ऊपर आते हैं। पार्शियल मतलब कि कभी दिया गया है और कभी नहीं दिया गया है। गुड बिहेवियर जब भी अच्छा हो रहा है तो रिवॉर्ड दिया गया है, कभी नहीं दिया जा रहा है, उसको हम पार्शियल कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट नहीं है, शुरू करने के लिए बहुत अच्छा रीइंफोर्सर नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में बिहेवियर रिटेन्ड रहे, बिहेवियर मेंटेन रहे, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि बिहेवियर हमेशा होते रहेगा, बिकॉज जो बिहेवियर शो कर रहा है, लेट से वो लर्नर है, उसको कोई बिहेवियर हमें सिखाना था, उसको सिखा दिया है हमने, अब वो रिटेन्ड रहे, हमेशा वो बच्चा मेंटेन करते रहे उस बिहेवियर को, उसके लिए हमने कभी रीइंफोर्सर दिया है, कभी नहीं दिया है। कभी दिया है एज इन कि 5 बार में से 2 बार दिया है, 3 बार नहीं दिया है, लेकिन बच्चा छठी बार फिर से करेगा ताकि उसको ऐसा हमेशा लगते रहेगा कि क्या पता इस बार मुझे रीइंफोर्सर मिल जाए। तो ये लॉन्ग रन में किसी भी गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, जिसमें से कि इंटरवल और रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सपोज कीजिए एक ट्यूशन टीचर है, उसने 1 महीने में 10 टेस्ट लेने हैं, तो वो कैसे कैसे अपना रीइंफोर्सर प्लान करती है ये देख लेते हैं एक बार। आप भी अपने आप को रीइंफोर्स कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं, www.dailybites.in पे जाइए और अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल अप बूस्ट कीजिए। अब देखिए, पार्शियल रीइंफोर्समेंट में 2 टाइप अभी हमने बात करी, एक इंटरवल और दूसरा रेशियो। इन दोनों के भी 2 टाइप है, एक फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है। रेशियो के भी फिक्स है और वेरिएबल, यानी कि रेशियो, फिक्स्ड रेशियो पार्शियल रीइंफोर्समेंट और वेरिएबल रेशियो पार्शियल रीइंफोर्समेंट। उसी तरीके से वेरिएबल इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट एंड फिक्स्ड इंटरवल पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब देखते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल रेशियो में क्या होता है। रेशियो है यानी कि अनुपात की बात हो रही है, ठीक है। जब ये फिक्स्ड है मतलब कि A को आया तो A का हमने दे दिया, फिर यहाँ पे हमने देखो
अब यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि 10 में से ए कितनी बार अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखो 2 बार परफॉर्म किया है, तब उसको 1 बार हमने यहाँ पे उठा के दे दिया, रीइंफोर्समेंट दे दिया, यानी कि गिफ्ट उसको कोई दे दिया, ठीक है। सेकेंड टेस्ट में बी का आया, नहीं दिया। थर्ड टेस्ट में डी का आया, नहीं दिया। फोर्थ टेस्ट में ए का आया तो रीइंफोर्समेंट दे दिया, क्योंकि ए ने पहले वाले टेस्ट में भी अच्छा किया था परफॉर्म। फिर 5वें टेस्ट में फिर से ए का आया, अभी रीइंफोर्समेंट नहीं दिया है। ध्यान से देखना, अभी नहीं दिया है, बिकॉज 2 बार हमने क्या निकाला, रेशियो बना लिया है कि 2 बार जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तब उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये तीसरी बार है, तो अभी इसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, फिर छठा टेस्ट हुआ जिसमें कि बी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो अब इसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, बिकॉज सेकेंड टेस्ट में भी बी ने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर 7th टेस्ट हुआ जिसमें एक नया बच्चा निकल के आया और वो था सी। अब 8th टेस्ट में भी सी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो 8th टेस्ट में आते वक्त यहाँ पे उसको रीइंफोर्सर प्रोवाइड किया गया है। 9th टेस्ट में फिर डी नाम का बच्चा रिपीट हो गया जो 3rd टेस्ट में हुआ था, तो अब इसको फिर से यहाँ पे रीइंफोर्सर दिया गया है। और फिर यहाँ ई, एक 10th टेस्ट में कंप्लीटली नया बच्चा आया है जो इस पूरे चार्ट से ही बाहर था, तो ई बच्चे को अभी नहीं मिला है। आगे टेस्ट लेंगे और चेक करेंगे कि ई नाम का जो बच्चा है वो वापस से अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे फिक्स है चीजें, जो रेशियो है वो फिक्स है कि हर 2 परफॉर्मेंस के बाद, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हमने देना है रीइंफोर्सर। तो कुछ टाइम के बाद बच्चों को ये फिगर आउट हो जाएगा कि जब भी 2 बार अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें रीइंफोर्सर मिल रहा है, तो अगली बार हमें अच्छा करना है, अगली बार हमें अच्छा करना है। पर फिर से बच्चे यूज टू हो सकते हैं फिक्स्ड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बच्चे यूज टू हो सकते हैं इसके कि हर 2 बार पे तो मिल ही जाना है, तो अगली बार हम देख लेंगे, इस बार अच्छा नहीं हुआ अगली बार देख लेंगे। तो जो गुड बिहेवियर चाहिए था, जो पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी थी, वो डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पाई। नाउ मूविंग टू द वेरिएबल। अब वेरिएबल में क्या होगा कि वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 10 टेस्ट हैं, तो जिसमें से एक टेस्ट में, पहले टेस्ट में ए बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने इसको रीइंफोर्सर दे दिया। बी सेकेंड टेस्ट में बी ने परफॉर्म किया, हमने रीइंफोर्सर नहीं दिया। फिर 3rd टेस्ट में भी रीइंफोर्सर नहीं दिया, 4th टेस्ट में रीइंफोर्सर नहीं दिया, 5th टेस्ट में दे दिया, ठीक है। फिर से 6th टेस्ट में दे दिया, फिर 7th टेस्ट में दे दिया, फिर उसके बाद 8th टेस्ट में नहीं दिया, 9th टेस्ट में नहीं दिया, और 10th टेस्ट में फिर से दे दिया। तो अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हैं कि कब मिल रहा है रीइंफोर्सर, कब नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या होगा कि हर बार बच्चा अपने से अच्छा करने की कोशिश करेगा कि उसको रीइंफोर्सर मिल जाए। पहले क्या हो रहा था कि रेशियो था, पता लगा लिया था उन्होंने कि 2 बार के बाद मिलना है, तो आप देखो 2 बार के बाद जरूरी नहीं है कि नहीं मिल रहा है। डी को 2 बार अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है डी का, लेकिन फिर भी इसको एक भी बार नहीं मिला है, और ई का एक ही बार अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन उसको रीइंफोर्सर मिल गया है। तो अभी क्या है, बच्चे कंफ्यूजन के स्टेट में है, और वो क्या कर रहे हैं, हर बार अपना जो टेस्ट की तैयारी है उतनी ही अच्छे से कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए था, इसी उम्मीद में कि उनको इस बार रीइंफोर्सर मिलेगा। तो इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वेरिएबल रेशियो, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है कि ये रीइंफोर्सर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है ये रीइंफोर्सर नहीं है, यहाँ रीइंफोर्सर नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये पार्ट वो है जहाँ पे रीइंफोर्सर नहीं दिया गया है। कभी अगर ग्राफ से क्वेश्चन आया तो यहाँ से इस तरीके से समझ के हम लगा सकते हैं कि देखो ग्राफ में कैसे, अगर रेगुलर इंटरवल पे है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे है तो फिक्स्ड रेशियो है, और वेरिएबल है तो वेरिएबल रेशियो है, ठीक है। और रेशियो और इंटरवल है, ये पता चल जाएगा आपको सवाल से कि वहां पे सवाल में क्या बात की हुई है, और ग्राफ देख के आप पता कर सकते हो कि वो वेरिएबल रेशियो का है, फिक्स्ड रेशियो का है, और या किस चीज का ग्राफ है। नाउ मूविंग टू द इंटरवल। अब इंटरवल में क्या होगा कि हर एक के बाद छोड़ के हमने दे दिया। लेट्स से फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, ट्यूशन टीचर है जिसने 10 टेस्ट दिया है, ए को दे दिया, बी को छोड़ दिया, नहीं दिया, ठीक है। फिर डी को दे दिया, फिर यहाँ पे इस टेस्ट में नहीं दिया, फिर इस टेस्ट में दे दिया, फिर इस टेस्ट में नहीं दिया, फिर इस टेस्ट में दे दिया, फिर इस टेस्ट में नहीं दिया,
इस टेस्ट में दे दिया और इस टेस्ट में फिर से नहीं दिया। तो ये क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बच्चे फिगर आउट कर लेंगे कि हर एक के बाद हमें मिल रहा है, ऑल्टरनेट पे मिल रहा है रिवॉर्ड। तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद बच्चे जिस टेस्ट में रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला होगा उसके लिए वो मेहनत नहीं करेंगे, और जिसके लिए मिलने वाला होगा उसके लिए वो पूरी मेहनत कर देंगे, जान झोंक देंगे। तो यहाँ पे भी जो हमारा मकसद था कि उनमें नया एक अच्छी हैबिट इनकलकेट हो पाए, वो नहीं हो पाएगी। अगेन कमिंग टू वेरिएबल। अब वेरिएबल में वापस से क्या होगा कि हमने फर्स्ट वाले में नहीं दिया है, सेकेंड वाले में दे दिया, फिर थर्ड वाले में नहीं दिया है। तो अच्छा, बच्चों को समझ में यहाँ तक आया कि ठीक है, पहले दो में नहीं मिला, बीच वाले में मिला, तो यानी कि फोर्थ टेस्ट में मिलने वाला है रिवॉर्ड। तो फिर से वो बहुत अच्छा सा परफॉर्म करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन फोर्थ टेस्ट में आपने फिर नहीं दिया रीइंफोर्सर, फिफ्थ टेस्ट में फिर से नहीं दिया। अब यहाँ बच्चे फिर से कंफ्यूजन की स्थिति में है कि पिछले 3 टेस्ट से उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो पांचवें टेस्ट के, चौथे टेस्ट के लिए, इन तीनों के बाद चौथे टेस्ट के लिए वो फिर से बहुत अच्छा पढ़ेंगे और फिर आपने रीइंफोर्सर दे दिया। फिर उसके बाद उनको समझ में आएगा कि अच्छा लगता है, अब अगले 3 वाले में फिर से नहीं मिलेगा रीइंफोर्सर, लेकिन अगले टेस्ट में फिर से आपने दे दिया। बच्चे फिर से कंफ्यूज है कि उनको कब मिल रहा है, कब नहीं मिल रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो हर टेस्ट में उतनी ही पढ़ाई करेंगे जितना उनको करना चाहिए था, राइट। तो इसको भी हम ग्राफ फॉर्मेट में देख लेते हैं। अगर फिक्स्ड इंटरवल पे हो रहा है, तो ये देखो फिक्स्ड इंटरवल पे हो रहा है, तो ये है रीइंफोर्सर, ये फिर से फिक्स्ड इंटरवल पे हुआ, ये रीइंफोर्सर है, ये रीइंफोर्सर है, ये रीइंफोर्सर है। अब हर बार रीइंफोर्समेंट हो रहा है, तो ये फिक्स्ड इंटरवल का है। लेकिन ये देखो वेरिएबल का है कि हमने पहले टेस्ट में नहीं दिया, दूसरे में दे दिया, फिर उसके बाद तीसरे चौथे में नहीं दिया, फिर दे दिया, फिर पांचवे में नहीं दिया, आठवें में जाके दिया। तो ये क्या हुआ, बीच में ये जो गैप बन रहा है ये रीइंफोर्सर नहीं है, और जहाँ पे ये डंडी जैसी दिख रहा है इसका मतलब ये रीइंफोर्सर है। फिर देखो यहाँ पे इतना स्पेस खाली है, यानी कि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया है। तो दिस इज अबाउट वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल के बारे में ये है। तो कभी भी जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा, वो रेशियो का हो या इंटरवल का हो, वो हमेशा ही बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन की स्टेट में रहेंगे। तो हर बार वो अपने से अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि कब उनको रीइंफोर्समेंट मिल जाए, कब उनको रिवॉर्ड मिल जाए। वो इसी चक्कर में अच्छा करते 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 वो हैबिट में अपने डेवलप कर लेंगे। वेरिएबल रेशियो कैसे काम करता है ये हमने देख लिया कि अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे मिल रहा है कोई चीज, या इंटरवल में अनप्रिडिक्टेबल टाइम पे मिल रहा है, तो अचानक से जो रीइंफोर्सर मिल रहा है वो मोटिवेट कर रहा है, आगे काम करने के लिए अच्छा महसूस करा रहा है कि यस यू आर गोइंग टू डू दिस एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो ये तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम अगली बार फिर से अच्छे से काम करोगे। तब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है कि शेप कर सकते हैं हम, यानी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, धीरे 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 किसी भी व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, रिवॉर्ड छोटे 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 रिवॉर्ड दे करके। ये जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा इसी का काम करते हैं, इसी चीज का यूज करते हैं और अपने जो स्पेशल चाइल्ड है उनको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज टोकन इकोनॉमी। स्मॉल रिवॉर्ड्स का एक चेन बना दिया है हमने, छोटे 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 रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से एक बिहेवियर जो है वो शुरू हो पाया है, तो दैट इज टोकन इकोनॉमी। फिर एक है प्रेमैक प्रिंसिपल जो कि डेविड प्रेमैक ने दिया था। इसमें कहा, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि ये टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई होती है, क्लासरूम में सबसे ज्यादा अप्लाई की जाती है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे एज अ टीचर कि बेस्ट रीइंफोर्सर कौन सा है। बच्चे को बेस्ट रीइंफोर्सर के बारे में अवगत जान जाओगे अगर आप, तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्या चल रहा है, तो आप समझ पाओगे कि बच्चे को ये देने की वजह से वो ज्यादा खुश हो रहा है। तो आपने बेस्ट रीइंफोर्सर उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसी रीइंफोर्सर को आप यूज कर रहे हो बच्चों को बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए, उनके पुनर्बलन की प्रेरणा बनेगा, वो ऐसा काम करेगा वो रीइंफोर्सर, बिकॉज वो डिजायरेबल रीइंफोर्सर है, वो रिवॉर्ड जो है वो डिजायरेबल है, बच्चे उसको चाहते हैं, तो उसके लिए वो काम करेंगे। तो वो क्या होगा, वो मोटिवेशन बन के मिलेगा बच्चों को, राइट। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के तहत टीचिंग स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं कि पहले ये किया, बाद में ये किया, बाद में ये किया, और धीरे धीरे एक पूरा प्रोग्राम, पूरा शेड्यूल तैयार हुआ है जिससे कि बच्चे के पूरे व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। एंड लास्ट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर का तो मॉडिफिकेशन होगा ही, जाहिर सी बात है, जब हम शेपिंग की बात कर रहे हैं तो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा, और अल्टीमेटली क्या मिलेगा, रिवॉर्ड की वजह से बच्चे काम करेंगे और बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होते चला जाएगा।
नाउ बिहेवियर जब हम शेप कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि वहां पे कोई रीइंफोर्सर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बच्चा जो है बहुत ही खुश हो रहा है। तो अब हर बार रिवॉर्ड के इसमें गिफ्ट नहीं होता, कभी शाबाशी देना, कभी बच्चों के लिए क्लैप करा देना, या फिर कभी क्लासरूम में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है उसको बाहर टीचर बुला करके बोर्ड के पास उससे कहे कि आप सबको बताइए कि आपने कैसे अच्छा परफॉर्म किया। ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो क्लासरूम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ये आप जानेंगे अपने पेडागोजी में भी। और इसकी वजह से, इन्हीं सब की बदौलत जो स्किनर ने हमें बताया था रीइंफोर्समेंट, ये बहुत अच्छा काम किया। और इसी वजह से दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रीजंस कि स्किनर इतने ज्यादा फेमस भी हुए। नाउ मूविंग टू द क्रिटिसिज्म, जाहिर सी बात है कितना भी अच्छा काम हो लेकिन क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, आलोचनाएं होती ही हैं। सबसे पहली चीज की एनिमल यूज किया गया था और उसी की वजह से जो एनिमल का रिजल्ट था उसको जनरलाइज करके ह्यूमंस के ऊपर भी उसको अप्लाई कर दिया गया था एज इट इज। इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं बताया गया था, सिर्फ इन्वायरमेंट की बात हो रही थी, इनहेरिटेंस की कोई रोल नहीं बताई गई थी। नेक्स्ट की कॉग्निटिव फैक्टर को बिल्कुल ध्यान में रखा ही नहीं गया था कि कॉग्निशन भी कुछ ऐसी चीज है जो काम करता है। और एक्सपेरिमेंट में भी बहुत सारे इश्यूज थे, जो जानवर वहां पे थे उनको परेशानी भी महसूस होती थी कभी, राइट। जैसे कि पनिशमेंट की बात हो रही है तो पनिशमेंट ऐसा भी होता है कि एग्रेशन बढ़ा देता है, बच्चों में गुस्सा बढ़ जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाएगा, डर हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगेंगे। यू कैन सी द एनिमल कि कैसे एनिमल्स भी धीरे धीरे उदास हो जाते हैं। तो ये पनिशमेंट्स की वजह से बहुत सारी चीजें जो है अनडिजायरेबल होंगी और वो चीज भय पैदा कर देंगी, आक्रामकता बढ़ा देंगी और कभी आगे बच्चे बढ़ नहीं पाए, शायद ये भी हो सकता है प्रॉब्लम। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं आज हमने अभी क्या क्या किया है। फर्स्ट कि हमने शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट किया है, कंटिन्यूअस, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो। तो इसमें हमें पता चला कि जो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग एनी गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। फिर इंटरवल में वेरिएबल इंटरवल और रेशियो में वेरिएबल रेशियो सबसे अच्छा काम करते हैं कि जब हमें डिजायरेबल बिहेवियर और आउटकम रिस्पॉन्स चाहिए तब के लिए। एंड फिर हमने कंटिन्यूअस एंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट में एक बार डिफरेंस देख लेना है कि क्या क्या चीजें देखी थी हमने। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के लिए कि डिजायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है हर बार के लिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी में सबसे अच्छा काम करता है जब नया बिहेवियर, मोस्ट इफेक्टिव वे है जब नया बिहेवियर इनकलकेट करना है बच्चों में, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट करता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कि जो चीज हमने कहा है करने के लिए वो बच्चे करेंगे। जो बिहेवियर और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन होगा बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज उनको उनके हिसाब का डिजायरेबल रीइंफोर्सर मिल रहा है तो वो वैसा बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ये सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है जब बिहेवियर स्टैब्लिश हो चुका है, उसको फ्लरिश करना है तब के लिए। नया बिहेवियर में हम इसको यूज नहीं करते हैं बिकॉज नया बिहेवियर के टाइम पे अगर हम ऐसा यूज करेंगे तो नया बिहेवियर ज्यादातर चांसेस हैं कि भुला दिया जाएगा स्टूडेंट्स द्वारा, राइट। एंड लास्ट इज कि वेरिएबल और पार्शियल रीइंफोर्समेंट में जो वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशियो की बात हो रही है, बहुत ही अच्छा तरीका है इंडिविजुअल नीड्स को केटर करते हुए नए बिहेवियर को डेवलप करने का। और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में हमने क्या क्या देखा, 3 शेड्यूल था। एक तो एक्सटिंक्शन है यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट, इसमें 2 पार्ट था, इंटरवल और रेशियो में भी दो था और इंटरवल में भी 2 था। फिक्स्ड एंड वेरिएबल और कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट था, राइट। अब देखो पार्शियल रीइंफोर्समेंट का एक और नाम है इंटरमिटेंट, ध्यान रखना कभी कभी एग्जाम में इंटरमिटेंट के नाम से भी सवाल आता है। सो दिस वॉज इट ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।